हाँ बेटा, अब है धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। किसके कारण बेटा? धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दो बिंदुओं पर निकलता है। कितने बिंदुओं पर निकलेगा? दो बिंदुओं पर। एक तो होता है कुंडली के अक्ष पर और एक होता है कुंडली के केंद्र पर। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितने बिंदुओं पर निकाला जाता है? दो बिंदुओं पर। एक तो कहां होता है? कुंडली के अक्ष पर, और दूसरा कहां होता है? कुंडली के केंद्र पर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम यहां धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। कहां निकालेंगे बेटा? धारावाही कुंडली के केंद्र पर। इधर से स्टार्ट करता हूं, बैक में आ जाऊंगा। तो टॉपिक क्या हो गया? धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बेटा, कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके केंद्र पर। कुंडली जैसे ये रिंग है, कुंडली मान सकता हूं इसको। तो दो स्थितियां कैसे कैसे काम में ली जाती है। एक तो इसका जो सेंटर पॉइंट है बीच में वो हो सकती है। एक इसका जैसे अक्ष लेंगे हम, तो इस प्रकार से इसका अक्ष बनेगा। अक्ष के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो अक्ष है, तो इसके किसी पॉइंट पे यहां 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 कहीं पर मान निकल सकता है। दूसरा पॉइंट वो रहेगा। तो सबसे पहले केंद्र पर ले रहे हैं, तो मैं यहां मान के चल रहा हूं यह एक कुंडली है। यह क्या है बेटा? एक कुंडली। धारावाही है तो इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए ऐसे इधर से धारा प्रवाहित कर दी जाएगी, इधर से निकल जाएगी। बेटा, ये एक धारावाही कुंडली हो गई। कुंडली का केंद्र वो मान लेते हैं और इसमें जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान लेते हैं। कुंडली का केंद्र कितना मान लें? ओ, और इसकी त्रिज्या कितनी मान लें? आर। ठीक बेटा, तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? सवाल ये। तो बेटा, कुंडली के केंद्र पर निकालना, पहले कुंडली के ऊपर एक अल्पांश ले लेते हैं। यहां मैं एक अल्पांश ले लेता हूं, छोटा सा अल्पांश। क्या ले लिया? ए बी। कौन सा अल्पांश ले लिया बेटा अपन ने? ए बी। ठीक है, तो ए बी अल्पांश लिया है और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं? डी एल। ए बी अल्पांश लिया जिसकी लंबाई डी एल है। यह अल्पांश कुंडली की परिधि पर स्थित है। अब क्या है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने एक ही नियम पढ़ा है, वह है बायो-सावर्ट का नियम। कौन सा नियम बेटा? बायो-सावर्ट का नियम। कुंडली में धारा प्रवाहित की गई, कितने मान की? आई मान की। कितने मान की धारा प्रवाहित की गई है बेटा? आई मान की। ठीक है, कुंडली की त्रिज्या कितनी है? आर। तो जो तार है, यह धारावाही चालक तार है, वो तो यहां हो गया। इससे कितनी दूरी पर है? ये आर दूरी पर है। जो बिंदु केंद्र है ये कितनी दूरी पर है? इसकी सतह से आर दूरी पर है। तो तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बायो-सावर्ट के नियम में जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करें? अब पहले भाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना कितनी त्रिज्या है? कैपिटल आर। त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है। माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें कितने मान की? आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की सतह पर डीएल लंबाई का अल्पांश ए भी स्थित हो तो, कुंडली की सतह पर डीएल लंबाई का अल्पांश ए भी स्थित हो तो अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर, यह अल्पांश है, इसके कारण कहां पर? कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किस नियम के अनुसार लिख ले बेटा? बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार। क्योंकि हमने अभी तक चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए केवल एक ही नियम पढ़ा है। ठीक है, तो बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार तो डीवी बराबर क्या आएगा बेटा? म्यू 0 अपॉन
4 पाई इंटू में आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डीबी क्यों लिया बेटा? संपूर्ण के कारण होता तो बी ले लेता, अल्पांश के कारण या अल्प भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा आएगा? अल्प ही आएगा। तो अल्पांश के कारण अल्प चुंबकीय क्षेत्र, प्रवाहित धारा कितनी है? आई, अल्पांश है साइन थीटा हो गया। त्रिज्या जैसे यहां से चालकता लिया था बायो सावर्ट के नियम से आर दूरी ली थी, इस जगह पर पी बिंदु था। अब जो अल्पांश है वो यहां है ना, तो इससे आर दूरी पर, यहां अल्पांश था, इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर मान निकाला था। और अब इसमें अल्पांश कहां मान रहे हैं हम? यहां। और आर दूरी पर कौन सा बिंदु है? ये ओ। चुंबकीय क्षेत्र यहां निकालना है केंद्र पर, तो इस प्रकार से हमने मान ले लिया। तो अब यहां आगे बात करें कैसे आएगा। बायो सावर्ट का नियम तो लगा दिया। एक बात पढ़ के आए हैं, जो कुंडली है वह वृत्ताकार होती है और वृत्त के केंद्र से परिधि पर जब कोण बनाया जाए, कक्षा 10वीं में शायद प्रमेय भी करते हैं हम मैथ में, वृत्त के केंद्र से परिधि पर जब कोण बनाए तो बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। कैसा होता है बेटा? समकोण होता है। तो यह इस जगह पे डीएल लंबाई के कारण ओ पर, या ओ के ओ, जो ओ ये डीएल और ओ को मिलाने वाली रेखा है, ये अल्पांश पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो लिख देता हूं मैं, वृत्त के केंद्र से परिधि पर, वृत्त के केंद्र से परिधि पर हमेशा समकोण बनता है। हमेशा क्या होता है बेटा? समकोण बनता है। तब थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? यहां पे 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन थीटा जो लेकर चल रहे थे, उस थीटा में कितना आ जाएगा? साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है बेटा? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अतः अब जो डीबी का मान आ गया, देखो क्या आ गया। डीबी बराबर क्या आ गया? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू में आई डीएल बटे आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, साइन थीटा हट जाएगा, इसकी जगह कितना मान आ जाएगा? 1 आ जाएगा। संपूर्ण के लिए क्या करते हैं? समाकलन। इधर से कर देता हूं। संपूर्ण के लिए समाकलन करने पर, संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं? समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे इधर, तो किसका समाकलन हो जाएगा? डीबी का। बराबर इधर किसका समाकलन हो जाएगा? ये पूरी भौतिक राशि जो भी पक्ष में आ रही है आरएचएस में, तो क्या आ गया बेटा इधर? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू में आई डीएल बटे आर स्क्वायर। जो बेटा डीबी का समाकलन तो क्या हो गया? बी। डीबी का समाकलन क्या हो गया? बी। अब देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई एक अचर राशि है, नियतांक था, समानुपाती नियतांक काम में लिया। आई कुंडली में जितने मान की धारा प्रवाहित हो गई वो फिक्स हो जाएगी, धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रारंभ में धारा प्रवाह प्रारंभ करेंगे तो 0 से लेकर मैक्सिमम तक पहुंचेगी और फिर वो मैक्सिमम पर जाकर स्टेबल हो जाएगी, एक निश्चित मान हो जाएगा। तो आई भी कांस्टेंट हो गई। जो कुंडली ले रहे हैं उसकी त्रिज्या परिवर्तित होगी नहीं, तो आर भी कांस्टेंट हो गया। यानी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर जो आ रहा है इस भौतिक राशि में, इस भौतिक राशि में वो तो कांस्टेंट हो गया। परिवर्तित होने वाला मान क्या हो गया? डीएल। तो आपको बता रखा है अवकलन और समाकलन में चर राशि के साथ, वेरिएबल के साथ अचर पद का गुणा हो रहा हो तो उसे हमेशा बाहर निकाल देते हैं। वहां अवकलन या समाकलन नहीं होता है। अवकलन या समाकलन केवल वेरिएबल का होता है, चर राशि का होता है। ठीक बेटा? तो यहां से बाहर क्या आ गया? देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू में आई और बटे में क्या आ गया? आर स्क्वायर। ये तो बाहर आ गया और समाकलन में क्या रह गया? डीएल। तो बी बराबर क्या हो गया? देखो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल का समाकलन क्या मान लेते हैं? एल। डीएल का समाकलन क्या मान लेते हैं? एल। एल क्या है? इसकी लंबाई बैठे, देखो डीएल यह है छोटे से अल्पांश की लंबाई, तो एल क्या हो गया? संपूर्ण कुंडली की यह लंबाई
और ये लंबाई किसके बराबर है? परिधि के बराबर। किसके बराबर है? परिधि के बराबर। ठीक बेटा, तो एल क्या है? कुल लंबाई। तो यहां लिख देता हूं कुल लंबाई किसके बराबर बेटा? बराबर हो जाएगा कुंडली की परिधि। कुल लंबाई को एल लिख रहा हूं। अब परिधि कैसी बनेगी बेटा? कुंडली की वृत्ताकार। परिधि कैसी बनेगी? वृत्ताकार, यानी कि वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या मान आता है? 2πr। तो एल बराबर क्या हो गया? 2πr। ठीक है ना। तो अब देखो बी बराबर, चूंकि लिख देता हूं यहां बी बराबर म्यू 0 I तो अपने पास है ही, बटे 4πd भी है, और इनटू में एल की जगह पे क्या हो जाएगा? 2πr। तो देखो 2π से तो ये कट गया कितनी बार? 4 बार। सॉरी, यहां पे डी नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है इसकी जगह पे? r²। और एक r से एक r कट जाएगा। तो अब देखो b बराबर क्या प्राप्त हो गया? b बराबर आ गया μ0I, ऊपर वाली राशि कट चुकी है, बटे 2r। बटे में क्या आ गया? 2r। ठीक है ना। यह मान आ गया कब? जब कुंडली में केवल एक फेरा स्थित हो। धारा केवल एक चक्कर लगाए या कुंडली में कितने फेरे हो? एक। तो मान कितना आता है? μ0I अपॉन 2r। कितना मान आएगा बेटा? μ0I बटे 2r। अब यदि यहीं पर कुंडली में फेरों की संख्या n हो जाए, कितनी हो जाए? n। तो मैं इधर लिख देता हूं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाए? n हो तो अब चुंबकीय क्षेत्र को मैं b' लिख देता हूं। एक फेरे का मान यह है, तो n फेरों का क्या हो जाएगा बेटा? μ0NI बटे 2r। ठीक बेटा, क्या मान प्राप्त हो जाएगा? μ0NI बटे 2r। यह कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है। कहां आता है बेटा? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। फिर से देखें, भाषा क्या लिखनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी तो कुंडली लिए बेटा, त्रिज्या कितनी है? r, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। तो माना एक r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी परिधि पर dl लंबाई का अल्पांश a भी स्थित हो, तो कुंडली के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार। बायो-सावर्ट का नियम लगाया। एक बात हम कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ के आते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि पर या परिधि पर स्पर्श रेखा जाए, वहां बनने वाला कोण हमेशा कैसा होता है? समकोण। तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर हमेशा समकोण बनता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाता है? साइन 90। साइन 90 का मान कितना है? 1। dB बराबर μ0 अपॉन 4π है। ठीक बेटा, यहां जो साइन थीटा आ रहा था, साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 आ गया तो ये मान कितना हो जाता है? IDL बटे r²। ये अल्पांश के कारण मान प्राप्त हो गया। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे? समाकलन। अचर राशि क्या क्या है? μ0 अपॉन 4π I और r²। ये अचर राशि है, इनको बाहर निकाल दिया, dl बच गया। dl का समाकलन क्या हो गया? l। l क्या है? कुंडली की परिधि का कुल लंबाई। dl क्या था? कुंडली की परिधि पर छोटा सा अल्पांश था, तो l क्या हो गया? कुंडली की परिधि की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई क्या हो गया? कुंडली की परिधि। और कुंडली जो है वो कैसी है? वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो l बराबर 2πr। 2πr मान रखा। 2πr से 4πr काटेंगे तो क्या बचेगा? 2r बचेगा। यह मान प्राप्त हो गया कितने फेरे के कारण? एक फेरे के कारण। अब कुंडली में फेरों की संख्या n कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? n का गुणा हो जाएगा। ठीक बेटा, यह आता है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुना। मैंने चैप्टर नंबर 2 में एक न्यूमेरिकल या एक टॉपिक के नाम से कराया था, वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्या कराया था बेटा? वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। आने वाला जो टॉपिक है, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र
या फिर कहते हैं वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मीनिंग समान है। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ले लो और चाहे वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ले लो, डेरिवेशन समान रहेगा। उसको मैं आज नहीं डाल के कल डालूंगा। तो आप ऐसा करना, यहां तक पढ़ने के बाद वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है, सॉरी वो चुंबकीय क्षेत्र बोल गया शायद, विद्युत क्षेत्र का जो मान है, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेना, क्योंकि अगला डेरिवेशन सेम उसी प्रकार का है। ठीक बेटा। और दूसरा, जैसे मैंने बोला है कि भाई चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। अब 2 के टॉपिक को आप कैसे देखेंगे? जैसे बेटा आप मेरे वाले चैनल खोलेंगे ना विक्रम चौधरी फिजिक्स को, तो वहां पे आता है जनरल, ऐसे वहां पे एक प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे ना आप, तो वहां पे आ जाएंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जितने मैंने चैप्टर कराए, तो उनमें आप चैप्टर 2 कर लेना। उसमें शायद वो तीसरा या चौथा ही टॉपिक है। ठीक है। तो तीनों चारों टॉपिक्स के बाद वह मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो को देख लो, आज के लिए इतना ही काफी है।